अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। अभी जस्ट अ सेकंड, कुछ 1-2 मिनट के बाद ज़रा स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर आई होप सो के स्लाइड्स अभी आपके सामने चैप्टर 4 एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम, ठीक है। यस सर। एक यस सर। फुल फ्लैज जो है वो स्लाइड व्यू के ऊपर स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी आपको। और लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वही एग्जांपल थी। अभी आपके सामने कौन सी एग्जांपल शो हो रही है? 4 सर। 4.4 ठीक है, 4.4, ठीक है। और हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं तकरीबन 10 स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया। चलें, आई होप सो थोड़े टाइम तक आ जाएंगे। और ईमेल मैंने थ्रू एलएमएस आपको सेंड कर दी है। उम्मीद है आप सबको उसका लिंक जो है वो रिसीव हो चुका होगा, तभी ऑब्वियसली आपने ज्वाइन किया। ये मैंने रिकर्सिव मीटिंग क्रिएट की है, तो जब तक ये वेकेशंस हैं ये सेम यही लिंक यूज़ होगा फॉर ऑल द क्लासेस ना। मैं एक नई आपको ईमेल जनरेट नहीं किया करूँगा, यही लिंक जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो इसमें, हाँ जी, इसमें आपके लिए भी आसानी रहेगी। एनी हो जी, स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ आपके सामने। ये जो एग्जांपल है, जो कि लास्ट टाइम हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, अभी मैं दोबारा से जो है वो रिपीट करता हूँ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में 1-2 लेक्चर्स में मैंने नोट किया अटेंडेंस जो है वो काफ़ी कम है, तो उसको अपनी जो भी एब्सेंट था या जो भी एब्सेंट होते हैं वो अपनी अटेंडेंस को इम्प्रूव करें। और अभी जी रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है जी। अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स 0.05 क्यूबिक मीटर ऑफ गैस इनिशियली एट 200 किलो पास्कल। तो जो चैप्टर के स्टार्ट से हमारे साथ चल रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 4 हम डिस्कस करें या 5 जब हम डिस्कस करेंगे, तो अमूमन हमारे पास 2 स्टेट्स होती हैं। एक इनिशियल स्टेट है जिसकी वैल्यूज़ के साथ हम P1 T1 वगैरह यूज़ कर लेते हैं। फिर एक हमारे पास फाइनल स्टेट होती है या सेकंड स्टेट होती है जिसकी वैल्यूज़ के साथ हम T2 V2 P2 इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास क्या है कि एक लीनियर स्प्रिंग है, ये जो अभी पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि पिस्टन जो है उसके टॉप के ऊपर एक स्प्रिंग उसके साथ अटैच है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट F = kx में जो k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसकी 150 वैल्यू भी दी हुई है। और अभी फिलहाल ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है। ये आगाज की उसकी कंडीशन है। देन क्या है, नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड। ऑब्वियसली जब अभी हीट ट्रांसफर होगी तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप का सिनेरियो जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब उसको देखते हैं। जब हीट ट्रांसफर हुई है तो उसने पिस्टन को जो है वो ऊपर मूव करने पे, ठीक है, फोर्स किया है कि पिस्टन जो है वो ऊपर को मूव करे। जब ये चीज़ ऊपर को मूव करेगी तो ऑब्वियसली स्प्रिंग जो होगा वो कंप्रेस होगा, ठीक है, causing the piston to rise and to compress the spring until the volume inside the cylinder doubles। तो पहले जितना भी वॉल्यूम उसका था जो कि आपको फर्स्ट लाइन के अंदर डेटा के अंदर दिया हुआ, वो वॉल्यूम अब उससे डबल हो चुका है। यानी कि स्टेट 2 के ऊपर उसका वॉल्यूम 2 टाइम्स है वॉल्यूम 1 के, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, ये जो पिस्टन है, ये जो लिड से फील हो रही है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 0.25 स्क्वायर मीटर। और हमने फाइंड आउट करना है फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, द टोटल वर्क डन बाय द गैस और फ्रैक्शन ऑफ दिस वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग टू कंप्रेस इट। तो ये 3 चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी। लास्ट टाइम हमने फाइनल प्रेशर फाइंड आउट किया था इनसाइड द सिलेंडर। यस सर। और अब फाइनल प्रेशर कैसे बिल्डअप होगा? ऑलरेडी 200 किलो पास्कल आपको पहले से प्रेशर दिया भी हुआ है, ठीक है। जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे, पिस्टन की जो लीड है जब ऊपर को मूव करेगी, स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग भी ऑब्वियसली कोई ना कोई इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा। तो फाइनल स्टेट के ऊपर हमने उसको वैल्यू बतानी है 200 पहले, और कुछ और चीज़ों की एडिशन होगी क्योंकि आपने हीट सप्लाई की है, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, पिस्टन ऊपर राइज हुआ है। तो अब ये जो चेंजेस आई हैं फाइनली वो क्या है, 200 के अंदर अगर कुछ प्लस हो रहा है तो वो हमने फाइंड आउट करना है। सो वो लास्ट टाइम हमने फाइंड आउट भी किया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ज़रा मूव करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके जी,
सो नेक्स्ट में हमने क्या लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था कि जो आपके पास प्रेशर होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फोर्स आपको पता है कि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रही होती है दैट इज F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, क्योंकि आपने हीट सप्लाई की है, पिस्टन ऊपर को मूव हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ और स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट। सो F इज इक्वल टू के एक्स। के आपके पास डेटा में गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग ने किया है वो आपके पास गिवन नहीं है फिलहाल, लेकिन हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है आपको पता है कि उसके अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और इनटू एरिया, क्योंकि 2 डायमेंशंस आपके पास एरिया के अंदर है, एक थर्ड डायमेंशन आपके पास डिस्प्लेसमेंट लेंथ या किसी चीज़ के भी पास है, और क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू क्यूबिक मीटर हमारे पास ये चीज़ है। सो अगर यहाँ पर हम x को पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट करें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द एरिया। एरिया आपको डेटा में दिया हुआ था, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.25 स्क्वायर मीटर, राइट। और आपको चेंज इन वॉल्यूम बताया हुआ है, लेकिन उसको देखते हैं कि थोड़ा किस सेंस में हमें बताया हुआ। हमें वहां पर गिवन था कि आपने इस तरह से हीट सप्लाई करनी है कि अनटिल द वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर डबल्स, यानी कि पहले जो वॉल्यूम उससे 2 टाइम्स हो जाए। सो पहले वाला वॉल्यूम हमारे पास डेटा की पहली लाइन में गिवन था 0.05 क्यूबिक मीटर, और 2 टाइम्स अप हो चुका है, और अब न्यू जो वॉल्यूम है वो 0.1 क्यूबिक मीटर। तो चेंज कितना आया, न्यू वाला वॉल्यूम माइनस प्रीवियस वाला वॉल्यूम, तो ये चेंज इन वॉल्यूम है बेसिकली। सो इससे आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जब एक्स आपके पास आ जाएगा तो एफ इज इक्वल टू के एक्स से फोर्स आ जाएगी, जब फोर्स आ जाएगी तो प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया वो आपके पास आ जाएगा। सो 120 किलो पास्कल आपके पास आंसर आ रहा है। आपको ये लेबलिंग नजर आ रही है जो मैं साथ साथ कर रहा हूँ, Yes, sir. और बिल्कुल आवाज़ भी आई होप सो के क्लियर होगी सारी चीज़ें, कोई इशू वगैरह तो नहीं है। No, sir, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक, एनी हो जी, ओके। अगर कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई इशू होता है तो ऑब्वियसली वो आप मुझे बताइएगा। अच्छा, एनी हो जी, 120 किलो पास्कल, ये अब पहले कितना प्रेशर था जो डेटा में गिवन था, दैट वाज 200, और अब स्प्रिंग की वजह से दैट इज 120। तो अब फाइनली दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 320 किलो पास्कल जो है वो एक जो फाइनल प्रेशर हमारे पास बना ड्यू टू द स्प्रिंग, और जो पहले से डेटा मौजूद था 200 किलो पास्कल। इसमें कोई कंफ्यूजन जी इसमें वन में? No, sir. नो सर। ठीक है जी, एनी हो। अच्छा, होगा क्या कि इंशाल्लाह मैं जो है ना वो टेम्पो या पोटेंशियल लूज नहीं करूंगा, आपने भी ऑनलाइन की वजह से अपना टेम्पो या पोटेंशियल लूज नहीं करना, ठीक है। Okay, sir. सो क्योंकि हमें पूरी अपनी फुल एनर्जी के साथ चीज़ों को करना है। अच्छा, पार्ट बी में हमें क्या कह रहा था, पार्ट बी में हमारे पास था द टोटल वर्क डन बाय द गैस, By the guess. ठीक है। तो पहले उसका जो भी प्रेशर था, जो भी वॉल्यूम था, फिर आपने उसको हीट सप्लाई की, वॉल्यूम डबल हुआ, फिर कुछ और वैल्यूज बन गई। तो आपको पता है जब आप पीवी डायग्राम्स बनाते हैं तो स्टेट 1 की कुछ और वैल्यूज हैं, स्टेट 2 की कुछ और वैल्यूज हैं, तो हमारे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अभी हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है हमारे पास। तो पार्ट बी हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फिर हमारे पास पार्ट सी में वो कहता है द फ्रैक्शन ऑफ दिस वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग टू कंप्रेस। आपके ख्याल में पार्ट बी और पार्ट सी में क्या डिफरेंस है? जरा क्लासिक क्वेश्चन है कि पार्ट बी एंड पार्ट डी सर में वो आपके पार्ट बी में हमने खाली वर्क डन फाइंड करना और पार्ट सी में जो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है उसके अगेंस्ट हमने वर्क डन फाइंड करना। पार्ट बी में खाली वर्क नहीं, पार्ट बी में टोटल वर्क डन, ठीक है। ओवरऑल जो वर्क डन है इंक्लूडिंग द स्प्रिंग, और इंक्लूडिंग मतलब इस स्प्रिंग को कंप्रेशन से पहले भी और कंप्रेशन के बाद भी टोटल वर्क डन है पार्ट बी में। और पार्ट सी में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पार्ट सी में जस्ट फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड आउट करना जो कि सिर्फ स्प्रिंग के अगेंस्ट हुआ है, यानी कि इसमें टोटल रिक्वायर नहीं है। फर्क समझे पार्ट बी और सी में? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो अच्छा जी, अब देखते हैं हम जरा कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। एनी हो जी, प्लेइंग म्यूजिक, दैट्स गुड। अच्छा जी,
आपके पास क्या सिनेरियो है कि सबसे पहले ज़रा डायग्राम के ऊपर आपने गौर से देखना है। डेटा के अंदर पहली लाइन में आपको गिवन था वॉल्यूम 0.05 क्यूबिक मीटर, मैंने हाईलाइट किया है राइट साइड पे, सर्कल लगाया, और उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास प्रेशर कितना था, 200 किलो पास्कल। ठीक है, यस ये सर। दो वैल्यूज आपको डेटा में गिवन थी, 200 किलो पास्कल प्रेशर था और वॉल्यूम 0.05 क्यूबिक मीटर था इनिशियली, ऐसे ही है। यस सर। ठीक, फिर यस आपने सर। कहा कि हीट उसको सप्लाई करो अनटिल द वॉल्यूम डबल्स, तो 2 टाइम्स जब वॉल्यूम होगा तो कितना होगा, 0.1। कितना वॉल्यूम हो गया, अनटिल द वॉल्यूम डबल्स, 2 गुना हो गया, पहले जितना वॉल्यूम था उससे बढ़ गया, ऐसे ही। यस सर। ठीक है, फिर आपके पास क्या हुआ कि जो जब वॉल्यूम 2 गुना हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, फाइनल जब आपने प्रेशर फाइंड आउट किया पार्ट ए में, तो कितना आ रहा था, 320। कितना आ रहा था जी? 320 सर। अब आपको जो चारों मैंने सर्कल किए हैं डायग्राम के ऊपर नजर आ गए? यस यस सर। सर। आपको क्वेश्चन की थोड़ा तरतीब भी जरा समझ आ गई कि किस तरह से उसने पिक्चर बनाई? क्या ठीक बनाई आपके ख्याल में, ऐसे ही बन रही थी, ऐसे वैल्यूज मूव्स हुई हैं, या कि इसमें कोई इश्यूज हैं? जी नो सर, कोई इशू नहीं। सर ठीक बने हैं। अच्छा, अब इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो दो डिफरेंट कलर्स हैं। स्क्वायर बॉक्स का कुछ और कलर है, और जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल टाइप चीज है उसका जो है वो थोड़ा सा डार्क सा कलर है। जो स्टेट 1 है उसका थोड़ा लाइट कलर है। और एक की जो शक्ल है वो ट्रायंगुलर सी टाइप बन गई है, एक की जो है वो स्क्वायर टाइप बन गई है। अब उसकी वजह क्या है कि आपके पास स्टेट 1 को अगर मैं देखूं, जिसको भी मैंने सर्कल किया हुआ है, तो आपके पास जो स्प्रिंग है वो जस्ट टच कर रहा है इसको, स्प्रिंग इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, स्प्रिंग जस्ट उसको टच कर रहा है, आपने कोई हीट सप्लाई भी नहीं की। तो इंटरनली जो उसका वॉल्यूम या जो उसका प्रेशर है वो बिल्कुल उसी तरह है। आपने किया क्या कि स्टेट 2 के बाद आपने उसको हीट सप्लाई करना शुरू की है। ठीक है, और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुआ, तो पिस्टन का जो स्प्रिंग की वजह से पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और आपने हीट सप्लाई की है इस तरह से कि उसका वॉल्यूम जो है वो 2 गुना हो गया। समझ रहे बात? तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हुआ है। ठीक है, और उसका जो प्रेशर है वो भी आपके पास जो है वो चेंज हुआ। ठीक है, सो अगर आप टोटल वर्क डन देखें तो दोनों पिक्चर्स आएंगी, यानी कि लाइट कलर और डार्क कलर, यानी कि जो हल्का रंग है और जो गहरा रंग है, ये दोनों आएंगी। और टोटल वर्क डन की अगर आप बात करें, और अगर आप जस्ट फ्रैक्शनल अमाउंट की बात करें जो कि स्प्रिंग ने एक्सर्ट किया पार्ट सी को, तो उस वक्त सिर्फ डार्क कलर वाली पिक्चर आएगी। इस बात पे इत्तेफाक करते हैं? यस सर, ठीक है सर। वो चेंज यस सर। क्योंकि 200 तो उसके पास पहले से मौजूद है। ठीक है, और अब जो है वो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ ड्यू टू द हीट। अब इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये चीज आपको क्लियर है कि टोटल वर्क डन के अंदर मैं ओवरऑल पूरी डायग्राम को कंसीडर कर रहा हूँ, और जो फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ द वर्क है, ठीक है, दैट इज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग, उसमें जस्ट मैं जो आपके पास ट्राइंगल सी बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगुलर शेप को जस्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ। इस पे एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस साउंड्स बाय जो है वो मलक साहब, और दूसरे वाला वो आज मैं नहीं कहता, चलो। अच्छा जी, खैर एनीवे। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, ये जो फिलहाल, अच्छा मैं इसको एक और वे से भी कर सकता हूँ सॉल्व, लेकिन पहले मैं आपको एक बुकिश जो वे है उसका बता देता हूँ, फिर एक थोड़ा सा आसान वे में कर लें। खैर बुक वाला भी आसान है। इस तरह की ये जो भी आपके सामने शेप बनी हुई है, क्योंकि आप टोटल वर्क डन की बात करें तो आप पूरी पिक्चर को कंसिडर करेंगे, यानी कि उसमें फिर स्क्वायर और जो ट्रायंगुलर है उसको आप अलग-अलग नहीं कह रहे, आपके पास पूरी कंप्लीट एक ही तस्वीर है। ठीक है, तो ऐसी पिक्चर को हम ट्रॉपिज़ॉइड फॉर्म कहते हैं। अब ट्रॉपिज़ॉइड क्या चीज होती है बेसिकली? ट्रॉपिज़ॉइड में क्या होता है आपके पास
कि पैरेलल लेंथ्स होती हैं, ये देखो मैं दो को हाईलाइट करने लगा हूँ, ये दोनों लेंथ्स आपस में क्या है, पैरेलल है, एक 200 है और एक 320 है, ठीक है। तो डिफरेंट उनका मतलब उनकी लेंथ्स हैं और पैरेलल लेंथ्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जब कोई शेप बनेगी तो उसको हम ट्रोपिजाइड कहते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको ट्रायंगुलर शेप का पता है कि हाफ बेस इनटू हाइट होती है, स्क्वायर हो तो आप उसको लेंथ इनटू विड्थ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जिनको आप जानते हैं, ठीक है। तो ट्रोपिजाइड में आपके पास क्या होता है कि जो दोनों ऑपोजिट लेंथ्स हैं, ये जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है, 200 उसके ऊपर टिक मार्क भी लगा दिया, और 320 क्योंकि ये कितनी है जी 200, ठीक है, और ये कितनी है जी 320। सो फॉर्मूला में क्या आ रहा है 200 प्लस 320, ठीक है। और उसके साथ क्या है, फॉर्मूला में होता है 1/2, ठीक है, हाफ। तो वो 2 आपको नीचे डिवाइड होता भी नजर आ रहा। और इसमें हमारे पास क्या चीज होती है, इसमें आपके पास ये जो नीचे बेस है, ठीक है, 0.05 से लेके 0.1 ये जो लेंथ है, तो आप इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो कैसे करेंगे कि 0.1 माइनस 0.05, तभी ये आपके पास लेंथ कैलकुलेट होगी ना, ठीक है, जो कि बेस पे बन रही, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दोनों जो पैरेलल लेंथ्स हैं, कौन सी पैरेलल लेंथ्स, 200 और 320, ठीक है। ये दो ऊंचाइयां है ना, ये देखें मैं एक अलहदा से लाइन लगा दी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अलहदा से खुद से लाइन लगा दी, ये 200 वाली लाइन है और ये 320 वाली लाइन है, ठीक होगी बात। सो 200 प्लस 320 1/2 फॉर्मूला के अंदर, सो डिवाइडेड बाय 2, और साथ में जो बेस है आपके पास, वो आपके पास क्या है, नीचे से ये जो बेस है इसका 0.1 से लेके माइनस, क्योंकि आपने लेंथ लिखनी है ना, तो लेंथ कैसे होगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है जी। तो आपके पास 13 किलो जूल आंसर आ जाएगा। अब इसको करने का एक और तरीका भी है, इसमें किसी को इतराज जैसे उसने किया हुआ कि किस तरह से यानी कि बन रही है, बजाय कि उसको रट्टा लगाने के, दो पैरेलल 1/2 दो पैरेलल लेंस और नीचे वाली जो बेस है वो, ठीक है, और नीचे वाली बेस निकलेगी तब जब आप दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। इसमें कोई यस सर। इतराज जो उसने भी किया हुआ। No, sir. अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आसान, सर इसको अगर हम दो, कि वो वॉल्यूम जी जी को वाई बताएं। एक्सिस पे ले लें और प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले लें। नहीं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम वायलेट नहीं करेंगे। जो डिपेंडेंट और एक्स एक्सिस आपको पता है इंडिपेंडेंट है, वाई उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ओके ठीक है। सर। हाँ जी, तो वो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है उससे हम डेविएट नहीं करेंगे। अच्छा जी, और वैसे जो ट्रोपिजाइड होती है उसको प्रेशर और वॉल्यूम से बिल्कुल हट के अगर मैं देखूं, तो ट्रोपिजाइड में क्या होता है कि ये जो आपने बेस ली हुई है जिसको भी मैंने सर्कल किया हुआ है वो, और दो पैरेलल लेंथ्स हैं जो उनको ऐड किया हुआ, इसलिए तो मैं स्टेटमेंट्स वैसे ही यूज कर रहा हूँ, यानी कि मैंने स्टेटमेंट यूज की दो पैरेलल लेंथ्स की, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट्स में नहीं उलझ रही, जो मैं स्टेटमेंट्स यूज कर रहा हूँ। दो पैरेलल लेंथ्स वो आपको नजर आ गई कि वो किन की बात हो रही है, और नीचे वो बेस उस सेंस में। सो एक और भी इसका वे है इसको करने का, वो किस तरह से है कि सबसे पहले तो आप स्केयर जो है आपके पास जो बन गया रेक्टेंगल, नीचे जो है, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो एरिया है, ठीक है। अब वो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे उसको, लेंथ इनटू विड्थ या उसकी जो बेस और इनटू हाइट। अब उसकी बेस कितनी है, इसकी अगर मैं नीचे वाले एरिया को देखूं तो उसकी बेस कितनी है, 0.1 माइनस 0.05, ऐसे ही Yes, sir. यस सर। 0.1, इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे, मैं साथ में लिखता भी हूँ कि 0.1 माइनस 0.05, ठीक है। और साथ में दूसरी साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे ही एरिया निकलेगा ना इसका, रीजन 1 का, क्या ख्याल है, Yes, sir. Yes, sir. लाइट कलर जो हल्का कलर है उसका, ठीक है। और इसको किलो पास्कल को जो है वो पास्कल में रखना है, तो किलो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻³ में, अदरवाइज ठीक है। सो ये आपके पास इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा जी। क्या आंसर आया वैसे, इसको कैलकुलेट आप करें, अगर आप मुझे भी बताएं। 0.1 मैं भी इसको करने की कोशिश, 0.1 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। सो दैट इज 10 आ रहा सर। 10
किलो जूल, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर है वो किलो पास्कल में है, सो ऑब्वियसली यू विल एंड अप विथ किलो जूल। ठीक है जी, ठीक है, एग्रीड जी सारे यस सर। बॉयज? ठीक है जी, ओके। अब साथ ही क्या है कि एक को मैंने रेक्टेंगुलर एरिया के तौर पे कर लिया। अब ये जो दूसरी है, ठीक है, दैट इज क्या चीज़ है जी ये? ट्रायंगल सर। राइट ट्रायंगल सर। ठीक है जी। अब इसका क्या होगा जी? एरिया जो है वो, एरिया अगर आप फाइंड आउट करें 1/2, ठीक है, और बेस इनटू हाइट, ऐसी, क्या ख्याल? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, 1/2 बेस इनटू हाइट, सो 1/2, ठीक है, इसको थोड़ा ओके जी, 1/2 के साथ अब इसकी बेस आपके पास क्या बन रही है वो, उसको मैंने चलो एक मिनट इसको करता हूँ, थोड़ा इधर लिखने की कोशिश करता हूँ जरा। ओके जी, एरिया जो है उसका दैट इज 1/2 और बेस इंटू हाइट, ठीक है जी, सो 1/2। अब इसकी जो बेस है, ठीक है, वो वही है 0, जो नीचे बेस आपके पास जैसे आपने नीचे वाली पिक्चर की कैलकुलेट की है वही इसकी बेस है 0.1 माइनस 0.05, ठीक है। तो वो जब आप माइनस करेंगे तो आपको उसका आंसर आ रहा होगा 0.05। समझ गए बेस कैसे कैलकुलेट किया? एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो दोनों हैं इनका डिफरेंस लेंगे, एग्रीड? 0.1 माइनस 0.05, जी सर। ठीक है, ये इसकी बेस बन रही है ना। ये देखिए, इसको अगर मैं वो अभी मैं क्लिक नहीं करता तो ये कंट्रोल्स पे चला जाएगा, ठीक है। तो बेस 0.05 और इसकी हाइट जो आपके पास है 200 का और 320 का जो फर्क है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये जो डार्क कलर की पिक्चर है वो 200 200 से स्टार्ट हो रही है और 320 पे जा रही है ऐसी। तो 120 320 माइनस 200 क्या हो जाएगा? 120। 120 जी ठीक है, सर इसको 120। करें जरा, सर इसको करो जरा सा। 0.015 हम्म? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर इस लिंक मिल जाएगा, इसका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, समझ नहीं आ रहा सही। हाँ वो लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी, सर ये 6 आ रहा है। लिंक मिल 0.05 जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 120। लिंक अगर पिछले साल के मिल गए हैं तो इस साल के तो मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कितने आ रहा है जी दोस्तों? सर 6 आ रहा है। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू 6। 1/2 से डिवाइड भी तो करो ना, हाफ, जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। थ्री आपके सर पास 3 आ आंसर रहा आ है। रहा है, ठीक है। यस सर 3 आ रहा है। अच्छा जी, अब अब मैं इस के ऊपर करता हूँ जरा पॉज, ठीक है जी। तो टोटल एरिया क्या निकला जी आपके पास? एक पिक्चर जो है, एक फिगर का आपके पास आंसर आया है एरिया 1 का 10 किलो जूल और ऊपर वाले का 3, तो टोटल एरिया कितना बन गया जी? 10 + 3 कितना हो गया जी? 13। जी ऐसी है सर। दोस्तों? यस सर। तो यस क्या सर। जवाब यस आया? सर। उसका क्या जवाब है? उसका भी 13 आंसर, हमारा भी 13 है, ठीक है। सो आपने ट्रॉपिज़ाइड साइड से करना हो तब, दोनों जो फॉर्म्स हैं उनको करके आपने करना हो तो तब भी ठीक है, सही है। ओके सर। अब ये जो बेस आई हुई है ये आपके पास यही चीज़ है, या दूसरे लफ्जों में ये चीज़, जिसमें किसी को कोई इशू जो मैंने किया हाफ बेस इनटू हाइट, या जो नीचे रेक्टेंगल को लिया है बेस इनटू हाइट करके, इसमें किसी को इतराज करा कोई? नो सर। अच्छा, अब जो पार्ट सी है वो ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। वो किस तरह से? उसने कहा फ्रैक्शन ऑफ द वर्क निकाले जो कि स्प्रिंग के अगेंस्ट हो, तो स्प्रिंग के अगेंस्ट में डार्क पिक्चर हुई है पिक्चर 2, जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट,
हाफ Yes, क्वेश्चन sir. टू हाइड, ठीक है। अगर स्प्रिंग का लेंगे, क्योंकि नीचे पार्ट सी देखें उसने सॉल्व किया, पार्ट सी का क्या आंसर आया जी, बुक का वे देखें, स्प्रिंग 1/2, ठीक है। और आपके पास हाइट उसकी ले ली उसने, और ये आपके पास जो है वो बेस आ गई, ठीक है। तो 3 किलो जूल उसका भी आंसर है पार्ट सी का। हमने भी जब पिक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, रीजन 1 और रीजन 2, रीजन 1 का एरिया 10 निकला, रीजन 2 का एरिया 3 निकला, रीजन 2 बनना ही ड्यू टू द स्प्रिंग है, ठीक है जी। अब मैं सब कुछ क्लियर करता है, नहीं कन्फ्यूजन जी। बुक वाला वे भी आपको बता दिया जो उसने किया हुआ है, और उसके अलावा भी आपको बता दिया, ठीक है। बॉयज इसमें कोई मसला? No, sir. ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी आगे ना। ओके, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर। अब ये बड़ा ज़रूरी है, पहली लाइन में अगर आप देखें तो इसमें सब्सटेंस कौन सा है और उसका फेज कौन सा है? Saturated water. ठीक है, सैचुरेटेड वाटर। हाँ जी, इत्तेफाक करते हैं सारे, सैचुरेटेड वाटर ही है। Yes, sir. हाँ जी, और कोई गवाही ले लें कहीं और से ना? Yes, sir. वाटर ही है Saturated सर। water यस vapor. सर। यस सर। ठीक है जी। एक तो वाटर है, और वाटर के अंदर भी फर्दर सुपर हीटेड होता है, कॉम्प्रेस्ड होता है और सैचुरेटेड टेबल होता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर है, उसने बताया हुआ कि सैचुरेटेड वाटर वेपर, और विद इन द सैचुरेटेड भी उसने बड़ा क्लियर किया हुआ, सैचुरेटेड के अंदर भी लिक्विड भी हो सकता है और वेपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, वेपर है, ठीक है, और सैचुरेटेड फेज के अंदर है वो, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, जस्ट अ सेकेंड। ओके जी, सैचुरेटेड वाटर वेपर है, और दैट इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल। सो उसका जो प्रेशर है 300 किलो पास्कल है, और कांस्टेंट उसका प्रेशर। अभी इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका हमें यानी कि डेटा के अंदर ये जो स्टेटमेंट है उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। रेजिस्टेंस हीटर विद इन द सिलेंडर इज टर्न्ड ऑन। आपको पता है कि जब अभी रेजिस्टेंस हीटर जो है, हीटिंग एलिमेंट जब ऑन होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर चेंजेस आएंगी। उसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो कुछ भी हो सकती है, जो कि अभी हम प्रेडिक्ट करेंगे भी, ठीक है। सो रेजिस्टेंस हीटर विद इन द सिलेंडर इज टर्न्ड ऑन एंड passes a current of 0.2 एम्पेयर for 5 minutes from a 120 वोल्ट सोर्स। ये अभी बाद में जाके आपको आइडिया होगा कि जब आपने इलेक्ट्रिक वर्क फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि उसमें आपको करंट भी चाहिए होगा, उसमें वोल्टेज भी चाहिए होगा, और उसमें टाइम भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि पावर जो होता है दैट इज एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, और पावर बेसिकली वर्क इनटू करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। सो एनर्जी में आपको टाइम भी चाहिए होगा और वोल्टेज भी, करंट भी, सारी चीज़ें चाहिए। तो इलेक्ट्रिक वर्क को कैलकुलेट करने के लिए ये तीनों चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी, जो कि उसने दी हुई हैं, दैट्स फाइन। और एट द सेम टाइम हीट लॉस ऑफ 3.7 किलो जूल अकर्स। जब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यूज करेंगे तो अगर क्यू आउट को जब हमने मेंशन करना होगा, सो दैट इज 3.7 किलो जूल, राइट। और पार्ट ए में आपको क्या कहता है कि शो दैट फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम द बाउंड्री वर्क डब्ल्यू बी एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू in the first law relation can be combined into one term delta H, जो कि change in enthalpy होता है, H for enthalpy for a constant pressure process। आपके पास pressure constant है, जब pressure constant है आप heat उसको दे रहे हैं तो उसका volume जो है वो change हो रहा होगा, movable piston है, ठीक है। और इस तरह की आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल भी करवाई थी, माइट भी एग्जांपल 2 थी शायद, मूवेबल और नॉन मूवेबल पिस्टन के ऊपर। अभी ये जो उसने स्टेटमेंट, ये जो बात कर रहा है वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमसे वो प्रूव मांग रहा है एक तरह का। वो कह रहा है कि आपने एक्चुअली शो करना है कि वाकई ही ऐसा है।
बाउंड्री वर्क जो होता है WB, उसको आपको पता है क्या PdV कहते हैं। बाउंड्री वर्क का आपके पास क्या होता है जी? WB इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है जी? PdV ऐसी, और साथ में आपके पास इंटीग्रेशन है 1 से 2 तक, यस सर। ठीक है, ऐसी है जी जी सर। एवरीवन, Yes, sir. ठीक है। यस सो सर। इंटीग्रेशन आप उसकी कर रहे होते हैं ऐसा कुछ। अब मैं साथ साथ टेक्स्ट फॉर्म में लिख भी रहा हूँ, आई होप सो कि स्लाइड पे वो भी आपको विजिबल होगा। जी ऐसा ही है सर। या गलत यस है? सर, विजिबल है सर। ठीक है, और चेंज इन एनर्जी जो होती है दैट इज डेल्टा यू, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है जी? डेल्टा यू। उसने क्या है कि क्या ये एक टर्म में कंबाइन हो सकते हैं डेल्टा एच में? ये वैसे हो सकते हैं, क्योंकि इंथाल्पी वैसे क्या होती है, वैसे जो इंथाल्पी है वो आपको पता है दैट इज इक्वल टू, क्या होता है इंथाल्पी का फॉर्मूला, किसी को पता है? इंथाल्पी क्या होती है दोस्तों? U प्लस PV, चैप्टर नंबर 3 की स्लाइड के अंदर, Yes, sir. प्रॉफिटेबल शुरू होने से पहले आपके पास एक स्लाइड थी, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ आपसे कह रहा है। खैर मुझे फील हो रहा है कि ये बातें बिल्कुल ठीक कर रहा है, होता ही ऐसे है, लेकिन चलें बिगिनर्स के लिए वो ये कह रहा है कि शो करें, तो चले हम उसको शो कर देते हैं। बस स्टेटमेंट, आप बात समझ आ गई आपको एवरीवन? Yes, क्वेश्चन sir. समझे क्या Yes, चाह रहा है वो? sir. जी सर। ठीक, ठीक है। अटेंडेंस एक दफे ही लगनी है मलिक साहेब, कोई ना नंबर भी नहीं है खींच खींच के बोलने के, क्योंकि ये मस्जिद में तो नहीं है कि आमीन ऊंची कहेंगे तो इमाम साहब जो है वो अगली सूरत छोटी पढ़ेंगे, ठीक है। जमात जी पूरे आज टाइम पता के नहीं लिए क्यों हो। जोश आ रहा है अंदर। माशाल्लाह, अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। मलिक जो साहब इस एक सब में ही होता है, नोटिफिकेशन आया लेकिन है। ये बस सर ये जी है कि दिल कर थोड़ा रहा है आपकी अगले तरफ कंट्रोल। महीने से एक सारे क्विज नोटिफिकेशन आज ही दे आया है। दूं। अच्छा चलें जी, वाइवा ले लेंगे जी आपका क्लास के बाद जो है ना वो। ठीक है सर जी, इसका ले लें। ठीक है जी, अच्छी बात है। यस सर, इसी का मनसेरा ले जो है ना आएगा। वो, मनसेरा जो है ना वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। अच्छा जी, खैर एनी हो, H इज इक्वल टू U प्लस PV, और खैर ये आपको वो कुछ करने को कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो हम आगे मूव करते हैं, फिर हमें करने में थोड़ी आसानी होगी जी। यस सर। अच्छा, ये जो वर्डिंग है ऑब्वियसली अब मेरे पास एग्जैक्ट उस तरह की टर्म्स नहीं होती, तो मैंने जो बोल रहा हूँ उसको साथ साथ लिखने की कोशिश की है कि सम हाउ, तो कोई अगर कुछ चीज़ एग्जैक्टली आगे पीछे भी हो तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। एनी हाउ जी, हो क्या रहा है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। जो उसने स्टेटमेंट में बात कर दी उसको पिक्टोरियल डायग्राम पे देखने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो लगा हुआ 0.2 एम्पेयर करंट ले रहा है 120 वोल्ट सोर्स, और 5 मिनट के लिए आपने उसको ऑन किया, ठीक है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि 5 मिनट के लिए पंखा या हीटर या मोटर या कोई भी चीज़ ऑन करें, सो वो ऑन हुई है, और वाटर है जो उसके अंदर उसने लिखा हुआ है। मास जो है जी वो 25 ग्राम एज गिवन इन द डेटा, और कांस्टेंट प्रेशर है, सो दैट्स वाई उसने लिखा हुआ P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 300 किलो पास्कल। कहाँ पे लिखा हुआ है? एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल, राइट। और दैट इज अ सैचुरेटेड वेपर, ये भी हमें पहली लाइन में लिखा हुआ है, वहां पे मैंने पॉज लिया था, ठीक है जी। और हीट लॉस अकर्स 3.7 किलो जूल, तो मैंने आपको कहा था कि जब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे वी विल ट्रीट इट एज अ क्यू आउट, ठीक है। जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे, हीटर को ऑन करेंगे, तो ये जो पिस्टन है वो ऊपर को मूव करेगा। क्या होगा? पिस्टन जो है वो ऊपर को मूव करेगा। अगर पहले इसका वॉल्यूम V1 था तो फिर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। पहले अगर इसका वॉल्यूम 1 था तो फिर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों? V2, ठीक है। आवाज आ रही है या जानी बंद हो गई है? यस सर, आ रही आ है। रही है सर। ठीक है, ठीक आ है। रही है सर, आ रही है। सो एक रेड से कलर का मैंने जी पिस्टन बना दिया, ठीक है। अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो खैर ऐसा कुछ होगा, ठीक है।
प्रेशर अंदर कांस्टेंट रह रहा है, क्यों? क्योंकि जो आप एनर्जी दे रहे हैं उसके इफेक्ट आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? उसकी मूवमेंट के अंदर, जो जो एनर्जी उसके अंदर आ रही है वो उसको मूव करवा रही, ठीक है। और प्रेशर उतने को उतने रह रहा है। जो थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप होता है वो लिड को ऊपर उठा देता है, जो बिल्डअप होने की कोशिश करता है वो लिड को ऊपर उठा देता है। सो इंटरनल जो प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट, वो 300 किलो पास्कल है, ठीक है। अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। डायग्राम को हमने काफी समझ लिया, स्टेटमेंट को बड़ा गौर से हमने देख लिया। अब ये जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होती है आपके पास, आपको भला करे, E in माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। मेरे ख्याल से किसी तारफ की मोहताज नहीं है, क्या ख्याल है? Yes, sir. E in इज इक्वल टू ई आउट और वो सारी चीज। अच्छा, अब मैं साथ साथ कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है उसमें Q in क्या होता है? Q in माइनस Q आउट, ठीक है। और Yes. और क्या जी होता है? जेनेरिक इक्वेशन Work. लिखने जा रहा हूँ अभी, उसमें चीजें देखूंगा कि क्या क्या होना। हाँ जी, W Works in of माइनस, W. ठीक है। मैस को जो है ना वो मैं उसके ई मैस इन और ई मैस आउट नहीं है, क्योंकि क्लोज सिस्टम है, उसको मैं वैसे जीरो ले लेता हूँ, ठीक है। Okay. बात समझे क्यों जीरो इसको लिख, Yes. ठीक है जी। सो इक्वल टू, अब आपका जो डेल्टा ई है, सही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी, जो उसके अंदर डेल्टा यू भी हो सकता है, ठीक है। अभी उसको मैं डी यू कह दूंगा ताकि आपको चेंज फील हो, और डी पोटेंशियल एनर्जी कह देता हूँ, और प्लस डी जो है वो कैनेटिक एनर्जी कह देता हूँ। अब इन तीनों को मैं पोटेंशियल और कैनेटिक को मैं जीरो कर दूंगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेशनरी सिस्टम है, समझे? कौन सा सिस्टम है जी? स्टेशनरी, ठीक है। सिस्टम इटसेल्फ मूव नहीं कर रहा, सिस्टम की बाउंड्रीज जरूर मूव करिए, सिस्टम कहीं उठ के इधर उधर नहीं हुआ, समझ रहे हैं बात? जो सिस्टम बजाते खुद है, क्या वो मूव कर रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. सो नो सर। अभी मैं चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन कैनेटिक जीरो करने लगा हूँ, जो कि स्टेशनरी सिस्टम के अंदर होता है कि डेल्टा ई उसमें डेल्टा यू के बराबर होता है, जो कि सेकेंड चैप्टर के स्लाइड्स के अंदर एक टॉपिक भी है, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। जैसे आपको साइक्लिक सिस्टम की इक्वेशन आई थी, वैसे स्टेशनरी सिस्टम की भी इक्वेशन है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपने क्या काम किया हुआ है कि डेल्टा के ई और डेल्टा पी आपने जीरो किए हुए हैं, समझ रहे? अच्छा जी। सो आप जस्ट डेल्टा यू आपके पास बचा है। मैं इसको और थोड़ा आगे, अच्छा, अब अगर मैं इस अगर अब क्वेश्चन को मैं अगर देखूँ, ये तो जेनेरिक मैंने इक्वेशन लिख दी, काफ़ी हद तक जनरल थी। अब आप ये बताएं कि इसके अंदर आपके पास एक तो क्यू इन का देखना है हुई है या नहीं हुई, और क्यू आउट का हमने देखना है, और भी चीज़ें देखनी। आपको सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे कि इधर दैट इज अ हीट इंटरेक्शन और वर्क डन, तो वो आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब अगर आप इस क्वेश्चन को भी गौर से देखें तो जो बाउंड्री को क्रॉस करती हुई चीज जा रही है वो हीटर की वायर्स हैं, हीटर की जो तारें हैं वो बाउंड्री को क्रॉस कर रही हैं, और वायर्स के अंदर जो चीज मूव कर रही होती है वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हीटर जो है वो बाउंड्री के अंदर ही है, सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। बाउंड्री को क्रॉस करके कोई चीज अंदर नहीं आ रही, तो जो अभी काम हो रहा है जो हीटर है, या तो उसको हमने हीट के कैटेगरी में डालना है या उसको हमने वर्क की कैटेगरी में डालना है। सो जस्ट मेमोराइज योर कॉन्सेप्ट्स। वो जो पोटैटो वाली सारी एग्जांपल हमने की थी, ओवन की और इलेक्ट्रिक रॉड और वो हीटर की, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क डन है। अगर आप बाउंड्री को देखें तो बाउंड्री को जो चीज क्रॉस करके जा रही है वो आपके पास क्या चीजें, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, समझ रहे हैं? इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, दोज आर द वायर्स, समझ रहे हो? और वायर्स के अंदर क्या चीज मूव कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कौन सा इंटरेक्शन है फिर जी? वर्क डन। कौन सा इंटरेक्शन है जी? Work done. वर्क डन, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। सो क्यू इन इसमें कोई नहीं है, क्यू इन इसमें जीरो, क्यू आउट इसमें है 3.7 किलो जूल का हीट लॉस जो है ना वो अकर हुआ है। सो माइनस क्यू, और आपके पास जो क्यू आउट है, क्यू इन इसमें जीरो थी, ठीक है। और
ठीक है जी, प्लस अब इसमें कोई वर्क इन हुआ है, इलेक्ट्रिक वर्क इन हुआ है, सो दैट विल बी डब्ल्यू इन। इसमें कोई वर्क आउट जो है वो हुआ है, देखें जरा, बताएं मुझे। सर इलेक्ट्रॉन वापस भी जाएंगे। वापस किधर जाना है? सर उन्होंने हीट के बाद साइकिल कंप्लीट नहीं करना, वो डब्ल्यू आउट भी होगा फिर। नहीं, वो जो उनका साइकिल है, अगर एक साइकिल अधूरा है तो फिर आप यहाँ पे डब्ल्यू इन हाफ लिखेंगे, अधूरा डब्ल्यू इन, और जब वो वापस चले जाएं तो आप लिख देंगे पूरा डब्ल्यू इन। तो वो ठीक डब्ल्यू है। इन मुकम्मल करके लिख दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, माइनस अच्छा जी। माइनस जी मैं करने लगा हूँ। अब बाउंड्री मूव हुई है, बाउंड्री मूव हुई है, इसकी हीट सप्लाई करेंगे, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्या ख्याल? ठीक है, तो बाउंड्री वर्क इसमें है, एज एन आउटपुट आपको बाउंड्री वर्क मिला है ना, क्या ख्याल है? एज एन आउटपुट आपको वर्क डन, Yes, बाउंड्री वर्क मिला, sir. आपने उसको हीट सप्लाई की, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसमें किसी को जी कोई इतराज वगैरह बताएं, फिर चीज़ों को थोड़ा सेट करूँगा जी। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है रिड्यूस करके, इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। अच्छा, अब बाउंड्री वर्क भला क्या होता है? डब्ल्यू बी जो है, बाउंड्री वर्क क्या होता है? पी डी वी, यानी कि पी के साथ वी टू माइनस वी वन, ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है। एग्रीड सारे? यस सर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? यू टू माइनस यू वन। यस। अब यू टू के साथ पी टू दूसरी तरफ ले जाएं अगर आप, यू टू प्लस पी वी टू, ठीक है, और माइनस कॉमन ले लें अगर हम, तो यू वन प्लस पी वी वन, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इन माइनस क्यू इज इक्वल टू H2 minus H1, so that is equal to delta H। जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्वेश्चन हो गया? No, sir. अब क्वेश्चन कैसे हो गया है? वो इस तरह से हो गया है कि आपके पास U प्लस जो PV है, बल्कि ये वाली चीज ले लेते, U प्लस PV आपके पास क्या होता है? इंथाल्पी होती है H2, ठीक है, U2 प्लस PV2 दैट इज H2, U1 प्लस PV1 H1, ठीक है, और बाउंड्री वर्क जो है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दैट इज पी डी वी, तो जब आप उसको एक्सपैंड करेंगे दैट इज पी इंटू वी टू माइनस वी वन, चेंज इन जो वॉल्यूम है, तो ये पी वी टू और पी वी वन ये दूसरी तरफ में ले गया, और आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हुआ पड़ा। इसमें जी किसी को कोई इतराज वगैरह कि डब्ल्यू इन माइनस क्यू इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन डेल्टा एच? H2 माइनस H1 का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, इस लाइन की नहीं समझ आई। एच आपके पास क्या होता है? इंथाल्पी। क्या होता है जी? इंथाल्पी से। यस सर। इंथाल्पी का फॉर्मूला क्या है जी? सर UF माइनस नहीं, यू एफ इस तरह नहीं, जज्बाती फॉर्मूला नहीं, सही वाला, यू प्लस पी वी। नहीं 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 भाई, प्रॉपर्टी टेबल से बाहर आ जाए, चैप्टर 3 का क्विज भी हो गया, मिड भी हो गया। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यस सर। ठीक 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 है ना? ये तो नहीं है ना जिंदगी में कोई भी फॉर्मूला पूछे तो आप उस फॉर्मूले को शुरू हो जाएं जी, उसके साथ पहले एफ लगा लें, फिर प्लस क्वालिटी लिख लें। कोई भी क्या पेंसिल का क्या फॉर्मूला आपका? पेंसिल इक्वल पेंसिल एफ प्लस एक्स पेंसिल एफ जी। तो ये मतलब सीन नहीं चले। सो एज क्या है जी दोस्तों? यू प्लस पी वी, ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आप कहेंगे U2 प्लस पी वी टू तो वो क्या हो जाएगी? H2। अगर आप कहेंगे U1 प्लस पी वी वन तो वो क्या हो जाएगा? H1। यस सर। ये चीज just a second।
ये देखिए ना, ये जो पूरी टर्म है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके गया हूँ ना, इस पूरी चीज को इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले आया हूँ ना, उसको सेट इस तरह से किया है ताकि मैं उसको फॉर्मूला का फिर हिसाब बना सकूं। जी, और को किसी को क्वेश्चन कोई? No, sir. नो सर। खैर इस यस नो का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ मेरा वतन, तो ये नहीं कि चीजें तो साथ साथ पूरी होती रहेंगी, क्या ख्याल? खैर एनी हो जी, बिल्कुल सर। लेट्स मूव, बड़ा इस पर टाइम लगा लिया है। ओके जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें जो उसने सॉल्व किया हो, अगर मैं मुझे लेट मी क्लियर एवरीथिंग, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, अगर यहाँ पे आप देखें तो उसने आपके पास क्या किया हुआ, हमने जो आंसर निकाला है दैट वाज, हमारा जो आंसर था वर्क माइनस हीट इज इक्वल टू डेल्टा एच, उसका और हमारा यहाँ पर एक साइन का डिफरेंस है, ठीक है। उसने गलत कन्वेंशंस ली हुई हैं, अगले पार्ट में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि मैंने रॉन्ग कन्वेंशंस ली हुई थी। सो इट शुड बी वर्क माइनस हीट इज इक्वल टू डेल्टा एच, कोई भी मसला नहीं है, उसने हीट माइनस वर्क लिखा हुआ, ये अगले पार्ट में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो खुद ही इसको एडमिट कर लेगा, ठीक है। और जब वो एडमिट कर रहा होगा तो आपके भी कॉन्सेप्ट थोड़े इम्प्रूव होंगे यकीनन। ओके जी, फर्स्ट पार्ट हैज़ बिन डन, उसने प्रूव कहा था, वी हैव कंप्लीटेड इट। अब नेक्स्ट में क्या है कि पार्ट बी में, ठीक है, आपने उसको टेम्परेचर फाइंड आउट करके देना है और स्टीम का टेम्परेचर, ठीक है, यू विल फाइंड आउट द टेम्परेचर। उसमें क्या लिखा, डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता नोट करने वाला है कि पहली कंडीशन उसकी सैचुरेटेड वाटर वेपर की थी, जब आपने उसको हीट ट्रांसफ़र की है उसका वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ है, उसका प्रेशर कांस्टेंट रहा है, अब आपको नहीं पता कि उसकी सेकंड जो स्टेट है वो किस कंडीशन में है, तो उसने आपको बताया कि डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टीम, यानी कि उसकी जो फाइनल स्टेट है वो अब स्टीम की शक्ल में, सुपर हीटेड वेपर है वो, क्लियर, सुपर हीटेड वेपर। यस सर। अगर वो ये नहीं बताता तो हमने खुद से फाइंड आउट करना था, लाइक वाइज चैप्टर नंबर 3, और फिर हमने उस टेबल में जाके टेम्परेचर कैलकुलेट करना था। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर वो यहाँ पे स्टीम का वर्ड यूज नहीं करता, वो कहता डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर, तो हमें कुछ ऐसा काम करना था कि हम पहले देखते कि सेकेंड कंडीशन के ऊपर वो किस हालत में, जिस वो कंडीशन में होता उस तरह के टेबल में जाते और वहां से चीजें फाइंड आउट करते, ठीक है। सो अभी उसने बता दिया स्टीम, दैट इज वेल एंड गुड, ओके। सो स्टीम है जी, ओके, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक वर्क ना फाइंड आउट करें, भी आपको फील होगा आगे आपने यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक वर्क का क्या फॉर्मूला होता है जी, पावर इनटू टाइम, एग्रीड, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर क्या होती है जी, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, यस सर। और इनटू टाइम, सो दैट इज एन एनर्जी। 120 वोल्ट भी गिवन था, 0.2 एम्पेयर भी गिवन था, टाइम भी गिवन था आपके पास 7.2 किलो जूल, दैट इज एन इलेक्ट्रिक वर्क। उसने कहा नहीं इलेक्ट्रिक वर्क, वो तो हमें टेम्परेचर कह रहा है। लेट्स सी व्हाट गोना हैपन, क्यों इस तरह करवा रहा है हमें। ओके जी, अब आपको पता है स्टीम जो होता है, सुपर हीटेड जो टेबल होता है, उसको देखने के लिए कम से कम आपको कितनी चीजों का होना, कितनी प्रॉपर्टीज हों तो आप सुपर हीटेड वेपर टेबल देख सकते हैं जी। सर दो। सुपर हीटेड टेबल देखने के लिए आपको कम से कम 2 प्रॉपर्टीज हों तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, समझ रहे हैं, रोज, कॉलम्स, प्रेशर्स, ये वो। विदाउट 2 प्रॉपर्टीज आप सुपर हीटेड या कंप्रेस टेबल नहीं देख सकते, ठीक है। जिनको लगता है कि देख सकते हैं वो जाके देखें, यस सर। ठीक है। सो वी कांट सी, हमें एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, राइट। सो सुपर हीटेड टेबल, तो क्या अब देखना ये कि क्या मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज थी, कोई कोई एक चीज जो आपको पता हो कि आपको स्टेट 2 पे कोई डेटा गिवन है। एक मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है P1 P2 बराबर हैं, तो प्रेशर आपके पास है वो आपके पास 300 किलो पास्कल है जी। एक तो चलो मैंने आपको डेटा में से चीज़ बता दी। अब मुझे बताएं कोई और चीज़ जो कि आपके पास स्टेट 2 के ऊपर कोई दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता हो। हाँ जी, एनी सेकंड प्रॉपर्टी। सर टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आपने फाइंड आउट करना है, बादाम जी। और
डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द स्टीम, ये तो क्वेश्चन है। जी, एनी सेकंड प्रॉपर्टी विच यू नो, ताकि सर आप उसमें टेबल में एनर्जी एंथैल्पी वगैरह पता होनी चाहिए, उससे फिर हमारा टेम्परेचर ही पता लग जाएगा। नहीं, ये तो वो क्या मोटिवेशनल टॉक है ना, कि पता होनी चाहिए कोई चीज़, हमें एग्जैक्ट डेटा पता है क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। नो सर, वो नहीं पता फिर अभी। हाँ जी, बाकी So कोई दोस्त जी, आपके लिए भी सेम ही क्लास है कि कोर्स रजिस्टर 3 कराटार का जी दोस्तों? Yes, sir. यस सर, नहीं बताएं कोई दूसरी प्रॉपर्टी गिवन है जो No, sir. स्टेट 2 पे आप No, यूज कर sir. सके? स्टेट 1 पे क्या क्या गिवन है? नो सर तो चले यहाँ पे कह रहे हैं, स्टेट 1 पे क्या क्या गिवन है पता चले ना, कोई देख भी रहे हैं इधर या नहीं। हाँ जी, स्टेट 1 पे क्या गिवन है जी? जी कामरान अली, क्या गिवन है स्टेट 1 पे? सर 300 किलो पास्कल है स्ट्रेट 1 पे। अच्छा, चलें जी, खैर ठीक है। खैर स्टेट 2 पे आपको ना कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं गिवन, तो एक चीज हो सकती है कि सेकंड प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो है, ठीक है, वो हमारी हेल्प कर सकती है थोड़ी सी। उससे हम क्या कर लेंगे, हम सेकंड प्रॉपर्टी फाइंड आउट अगर कर लें, ठीक है, तो देन हम सुपरिटी टेबल में जाके टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या सर, एग्रीड? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है जी, साथ साथ मैं लिख भी रहा था जो मैं बोल रहा था, नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ जी। एनी लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, बहुत लिख लिया। ओके, फिर आई एम ओके जी। स्टेट 2 पे हम आ गए जी। सेकंड एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पूरी लॉजिक आपको बता दिया है, और ये जो बताई है ये पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज होना है, जो कि अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक बिल्डअप किया है, दैट विल बी यूज्ड। ठीक है, और उसको अच्छे से क्लियर करें, ये नहीं है कि इस पे टाइम बिला वजह नहीं ज़ाया किया। ओके जी, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इन माइनस सी ओ डेल्टा ई किसी तरफ की मोहताज नहीं। अभी पार्ट ए में बड़ा मैंने कैटेगोरिकली आपको बताया है, पूरा प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक वर्क इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस बी वी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो मैं उसको जो है वो सीधा सीधा काम करता हूँ, मैंने हाईलाइट कर दिया जो मैंने पार्ट ए में प्रूव किया था, दैट हैज बीन हाईलाइटेड। इलेक्ट्रिक वर्क इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू डेल्टा एच, यही पार्ट ए में प्रूव किया है जी। ठीक है यार, अभी 2 मिनट Yes, पहले sir. क्यू क्या हो गया। सो अब आपको पता चल गया होगा कि ऊपर टॉप पे जो उसकी रॉन्ग कन्वेंशन थी उसने अब यहाँ पे करेक्ट कर लिया। ठीक है, और करेक्ट करने से पहले ये पैराग्राफ रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें उसने एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने रॉन्ग कन्वेंशन ली थी, तो अब उसको सेट करने के लिए मैं माइनस साइन लगा देता हूँ। लेकिन खैर एनी हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट आड़े टेढ़े नहीं किए, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाया और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने पार्ट ए प्रूव किया है, जो कि यहाँ पर वो एडमिट भी कर रहा है। ठीक है, सो हम चीज़ें बिल्कुल ठीक रखेंगे, ये नहीं है कि पार्ट ए गलत करें और पार्ट बी में उसको एक्सेप्ट करके करेक्ट करें, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक चलेंगे। ठीक है Yes, जी, sir. सो W इलेक्ट्रिक इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू डेल्टा एच, और क्यू आउट आपको पता है हीट लॉस उसने बताया हुआ 3.7 किलो जूल्स। अगर इलेक्ट्रिक वर्क इन आप अभी निकाल के आ रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक वर्क आपने क्यों फाइंड आउट किया। और डेल्टा एच जो है कैप्स में दिया हुआ है, आप इसको स्पेसिफिक में अगर लिखेंगे तो मैथ से मल्टीप्लाई कर लें। मैथ भी आपको गिवन है डेटा की पहली लाइन में 25 ग्राम, और आपने उसको मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई करके स्पेसिफिक में इसलिए किया क्योंकि टेबल स्पेसिफिक में होता है। ठीक है, और H2 माइनस H1, अब आपको पता है कि पहली जो उसकी कंडीशन थी वो पहली लाइन में लिखा हुआ था कि सैचुरेटेड वेपर है। ठीक है, तो सैचुरेटेड वेपर का क्या मतलब होता है कि आप कौन सी वैल्यू देखेंगे जी सैचुरेटेड वेपर के लिए, HF या HG? HG, sir. ठीक है, कौन सी वैल्यू देखेंगे? G, HG। sir. तो वो उसने आपको बताया हुआ है कि स्टेट 1 आपके पास सैचुरेटेड वेपर है, पहली लाइन में गिवन था, तो आपने
एच जी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की और H1 की जगह प्लग इन कर दी, राइट। अब आपके पास H2 आ चुका है, ठीक है। जब आपके पास H2 आ गया तो अब एटलीस्ट यू हैव टू प्रॉपर्टीज, एक तो प्रेशर है जो कि पहली और दूसरी हालत में कांस्टेंट था एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी H2 जो आपकी हेल्प किसने की है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ने। तो अब अगेन P2 भी आपके पास आ चुका है, H2 भी आ चुका है, तो सुपर हीटेड वेपर में जाके टेम्परेचर देख लें, उसके ऊपर आपके पास 200 टेम्परेचर आ रहा है। अब जो मैंने बिल्कुल 2 मिनट पहले आपको बताया है कि क्या आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ें हैं आपके पास, कम से कम 2 प्रॉपर्टीज चाहिए, उस पर हमने डिबेट की। फिर मैंने कहा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आपकी हेल्प करेगी, 2 आ जाएंगी तो टेम्परेचर कर लेंगे। अब वो सारी मेमोराइज करें, यहाँ पे उसने यूज़ की है या नहीं की। तो क्वेश्चन करने से पहले ज़हन में एक कॉन्सेप्ट होता है, ये नहीं कि धड़ाधड़ एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगा दी, कुछ कर दिया। तो याद, मैंने आपको स्टार्ट से क्वेश्चन याद नहीं करवाया, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है विद सम पर्पस, समझ रहे हैं? ठीक है, एग्रीड? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ऐसे नहीं है कि एक तरफ लग पड़ा है वो, और सारी चीजों के पीछे एक पर्पस है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पर्पस बता देता होता हूँ कि वो क्यों इस तरह से जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई इशू वगैरह तो नहीं? ठीक है, ये अब बार बार आप क्या काम किया करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ऑन एंड ऑफ आप यूटिलाइज करेंगे। स्टैंडर्ड एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप उसको मोल्ड करते रहेंगे, और वेरी फ्रीक्वेंटली आप उसको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख भी रहे हैं वो चीज़ें यूज हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है जी कि a rigid tank is divided into 2 equal parts by partitioning, ठीक है। पार्टीशन आपने की हुई है, एग्जांपल आपके सामने नजर आ रही है, एग्जांपल 4.6। Yes, sir. जी सर। अच्छा, ठीक है। अवाम वैसे सारी है, Yes, sir. अब्दुर्रहमान मलक, अब्दुल साजिद, हसन रऊफ, अली काज़मी, बुरहान, दानिश, बुरहान कहीं निकला होगा, होपफुली। बुरहान, आर यू देयर? वी आर वेटिंग फॉर यू। दानिश सोया हुआ था हाजिर है। ये तो। क्या कौन सोया हुआ था? बुरहान जाग गया? नहीं नहीं सर, ऐसे ही बोल रहे हैं, हर लेक्चर में सुबह से यही बोल रहा है। सर अच्छा आपकी अच्छा इसकी अच्छा अच्छा। आवाज से नहीं लग रहा? नहीं नहीं, आवाज तो बड़ी फ्रेश है, आवाज फ्रेश है, अभी नहा जिम धो के का उसका बैठा हूँ, टाइम। दिखाऊं तस्वीर? नहीं 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 नहीं, तस्वीर वैसे आप क्लास में आते हैं, हमने देखा हुआ है, अच्छे बच्चे आप। अच्छा, आम सलमान जुबैर, दैट्स गुड। मलक यूसुफ, हाँ जी, है जी मलक Yes, साहब, sir. गुड गुड गुड। अम्मार सईद फ्रॉम फैसलाबाद। यस यस Yes, सर, sir. फैसलाबाद। तो ये कौन है आज आज पहुंच गया? फजील अतर, रमीज तारिक, सर मुझे, मुनीर। मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार था वेदर की चेंज की वजह से। आपके दोस्तों ने कभी अभी किसी भी ने तबीयत नहीं बताया सही। नहीं कि हम इयादत कर सकें? ये रमीज से पूछा करते थे, ये कहता था कि वो बस। सर इनको, इनमें से किसी सर से मेरा मेरा कोई क्या राब्ता ही है नहीं कि था। मेरे पापा का बिजनेस ठप हो गया है, मैं उन्हें देखता हूँ ये अल्लाह ना बात। करे, बंदे की शक्ल अच्छी ना, बंदा बात अच्छी करता है, ठीक है ना। सही अल्लाह आपको लंबी सही। उम्र दे आपको यार, अल्लाह चले आपको जी, क्या लंबी कौन उम्र दे। रहा इस है? पे वापस आते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है जी, हमें एक मुख्तलिफ शहरों से आवाज़ें सुनने को मिली हैं। अच्छा जी, जुनैर सर है इधर? यस सर। जुनैर मुझे लगता है कम कम ही आते हैं, क्लास से नाराज हैं शायद, या आते नो रहते सर, हैं? ये नहीं, एक दो क्लासेस में नहीं आया बस सर, पिछली हम्म। एक दो क्लासेस में। अच्छा अच्छा, सही सही। तो कोशिश किया सर करें एक सारे। जरूरी बात करनी थी आपसे। यस किसने? सर। ये बाहर क्लास उधर चौक चौराहों में क्लास ना लिया करें, ऐसे अज्यूम किया करें जैसे आप यूएमटी आ रहे हैं तो घर में बैठ के क्लासेस लिया करें। हाँ जी बताएं, क्विकली बताएं जरा। हाँ जी, क्या बात करें? सही है सर ये जी। बर्थडे विश करना था किसको? सर सर आपको आपको सर। सर। चलें हैप्पी जी। बर्थडे टू हैप्पी यू, टू बर्थडे यू। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हैप्पी थैंक यू जी। बर्थडे टू यू सर जी। ठीक है जी, ये एक बहुत हैप्पी दूर बर्थडे। वाले शहर से भी आवाज आ रही तो मैंने सुन लिया, ठीक है, यहाँ से काफी ज्यादा फासला है उस शहर का।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और एग्जाम्पल 4.6 पे वापस आ जाए। सर अच्छा आपकी जी, बर्थडे थी कब? वैसे हमने तो पूरी प्रोफाइल ढूंढ ली, आपकी मिली नहीं वहां पर। बर्थडे बताता हूँ, ये छुट्टियां जरा खत्म होले, 25 दिसंबर थी, 25 दिसंबर। सर जी तो वाकई कहते थे, हाँ जी, जिस हाँ दिन जी, कहते थे हम पैदा हुए थे। उसका साल कुछ और था लेकिन बड़े यार सर उस गोल्डन दिन बर्थडे सर जी आपके वैसे। ईद भी होती है, हाँ कामरान जी वगैरह बिल्कुल, की। वो कुछ लोगों का बड़ा दिन होता है, अब एग्जैक्ट तो मैं फिर नहीं बता सकता, तो बस समझ जाए आप। अच्छा खैर, यस सर समझ गया। सर जी बच्चों ने गिफ्ट वगैरह ले रखे हैं आपके लिए? वो बैतुल माल में जमा करवा दें, एग्जाम्पल सर करवाने जी थे 4.6। अब्दुलरहमान कह रहा था मैं खुद को पेश करूंगा आकर। यार कमाल होगी आप लोगों की, आप इतनी मैंने ट्यूनिंग आपकी की है, लेकिन आज आपको पहला मौका मिला है, एक ऑनलाइन सिस्टम, और आप लोग माशाल्लाह से कमाल कमाल की बैठे हैं। ठीक है, सो चलें जी, खैर जू मानी गुफ्तगू ना करें, इसलिए मैं आपकी किसी भी बात के ऊपर, किसी की बात के ऊपर सेकंड कमेंट नहीं कर रहा, ताकि वो चीज़ जो है ना वो हाईलाइट ना हो। चलें जी, खैर स्लाइडें बस देखते हैं। ओके, रीजन टैंक जी हमारे पास है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय पार्टीशन। तो अभी आपको नजर भी आ रहे हैं, एक के ऊपर इवैक्यूएटेड स्पेस लिखा हुआ है और एक में कुछ वैल्यूज हैं इनिशियली। ओके जी, बर्थडे से वापस आ गया ना यहाँ पे, अब स्लाइड पे। जी सर। हाँ ओके, ओके ओके ओके, दैट्स फाइन। Initially, one side of the tank contains 5 kg of water at 200 kilopascal और 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, ठीक है, और 5 kg उसका मैस है। तो वो आपने यहाँ पे वैसे लिखा हुआ 5 kg प्रेशर और टेम्परेचर भी साथ में। एंड द अदर साइड इज इवैक्यूएटेड, दूसरी साइड खाली है, और आप देख रहे हैं पिक्चर में भी उसने इवैक्यूएटेड स्पेस लिखा हुआ है। और ये जो पूरा सिलेंडर है ना, ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है। तो उसने वर्चुअली उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, तो इसकी बाउंड्री क्या है, पूरा सिलेंडर, ना कि आधा हिस्सा, ठीक है। इसकी बाउंड्री क्या है, डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पे सिलेंडर के क्रॉस, पूरे का पूरा जो सिलेंडर है, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। सो क्या, द पार्टीशन इज देन रिमूव्ड, अब कोई स्टेट चेंज होने लगी, द पार्टीशन इज देन रिमूव्ड, पार्टीशन आप हटाने लगे, एंड द वाटर एक्सपैंड्स इनटू द एंटायर टैंक। पहले वो आधे में था, जैसे आपने पानी के आगे कोई बंद बांधा होता है, जब आप उसको हटाएंगे तो पानी सारी एरिया के ऊपर फैल जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। So the water is allowed to exchange heat with its surrounding until the temperature in the tank returns to the initial value of 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या काम किया है कि वाटर जो है उसको हीट एक्सचेंज करने दिया है सराउंडिंग के साथ, और जो उसका प्रेशर है, और सॉरी जो उसका टेम्परेचर है, वो अगेन स्टेट 2 के ऊपर भी 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपको हेल्प करेगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपको प्रेशर ने हेल्प की थी, P1 भी वही था और P2 भी वही था। सो हो सकता है किसी स्टेज के ऊपर आपको इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि T1 भी 25 और T2 भी 25 है, ठीक है। और डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपने फाइंड आउट करना है, और फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है, और हीट ट्रांसफर फॉर दिस प्रोसेस फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल है, कि अगर आपको स्टेट 1 का वॉल्यूम पता चल जाए तो स्टेट 2 का आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि 2 इक्वल हिस्सों में मैंने उसको तकसीम किया हुआ, ठीक है। अगर आपको पहले हिस्से का पता है तो अगला नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें वो पूरे हिस्से में फैल चुका है, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या ख्याल है? अगर आपको स्टेट 1 का वॉल्यूम पता चल जाता है तो स्टेट 2 के लिए दैट विल बी द 2 टाइम्स। और स्टेट 1 के ऊपर अब आप अगर देखें, आप मुझे ये बताएं कि स्टेट 1 के ऊपर आपको ये पता है कि वाटर कौन सा, टेबल कौन सा वाटर का, सुपर हीटेड है, सैचुरेटेड है, कॉम्प्रेस है। जैसे पिछली में आपको पता था कि सैचुरेटेड वेपर है, अभी आपको पता है? वाटर का फेज आपको पता है स्टेट 1 में? नो सर। जी, बाकी दोस्त भी देखें जरा, शायद उनको पता हो, कुछ लोगों को नजर ना आ रहा हो। जी देखें जरा। यस सर। मैंने कहा आपको सर सैचुरेटेड फेज वाटर पता है? वेपर। कहाँ पे लिखा हुआ ये जो बोल रहा है?
जी मेरे ख्याल में तो आपको नहीं पता। हाँ जी देखें कहीं कहीं को वर्डिंग है उसको बताएं, फिर मैं फिर आगे चलूं, कोई मेंशन हो जी। हाँ जी नो सर। ये जब आपसे क्वेश्चन कर रहा था ना, वो लर्निंग वाला फेज होता है, ठीक है। बजाय के एग्जांपल सॉल्व करवा देना, बजाय के थोड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट करके सॉल्व करवाना, बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको कहीं भी नहीं गिवन के वाटर का फेज कौन सा है, ठीक है। यस सर। सो जब आपको ये नहीं पता कि वाटर का फेज कौन सा है, तो आप जस्ट मेमोराइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। आप जब फेज ना पता तो आप क्या करते हैं, फेज आइडेंटिफाई करते हैं। फेज क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो फेज आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। इसको ऐसे समझे जैसे चैप्टर नंबर 3 की एक एग्जांपल आ गई है, टेम्परेचर भी गिवन है और प्रेशर भी गिवन है, फेज आप निकाल लेंगे। यस सर। आपके Yes, पास sir, चैप्टर निकाल नंबर लेंगे। 3 की एक प्रॉपर एग्जांपल थी जिसमें प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। आपने कोई थर्ड चीज फाइंड आउट करनी है, पहले आप फेज फाइंड आउट करते हैं और फिर आप उस एग्जांपल में जाते हैं। यस सर, हमने निकाल ये लेंगे किया भी सर। है, ठीक है। जी सर। और फिर एक ऐसी एग्जांपल भी है जिसमें टेबल बना हुआ शायद 3.9 है, उसके अंदर भी एक पार्ट है। और फिर शायद आपको क्विज या मिड में भी ऐसी कोई चीज दी थी कि प्रेशर और टेम्परेचर गिवन था, आई डोंट नो किसी एक जगह पे। खैर एनी हो जी, मल्टीपल टाइम्स हमने इस चीज को किया हुआ है। आप यहाँ से फेज फाइंड आउट करेंगे। जब आपने फेज फाइंड आउट किया तो फेज आपके पास निकला कॉम्प्रेस, क्योंकि साफ जरा मैं उसमें टाइम नहीं ना जाया कर, इतनी डिटेल के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 3 करवाया, वो इसी वजह से जी करवाया सर। कि कहीं यूज हो। सो फेज हमारे पास निकला था कॉम्प्रेस। कौन सा फेज निकला था, कॉम्प्रेस। लेकिन जब हम कॉम्प्रेस में जाते हैं, आपको पता है कॉम्प्रेस टेबल 5 मेगापास्कल से स्टार्ट होता है। कौन से स्टार्ट होता है, 5 मेगापास्कल। तो आपके पास 200 किलो पास्कल है। 200 किलो पास्कल को अगर मेगा में करें तो दैट इज 0.2 मेगा। कितना जी, 0.2 मेगा पास्कल। तो ये तो फिर डेटा ही गिवन नहीं होगा। जब डेटा गिवन ना हो कॉम्प्रेस लिक्विड में, तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन। जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो हम कौन सा टेबल यूज करते हैं फिर, सर उससे करीब वाला। उसके करीब वाला। और वो सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में भी दो चीजें होती है, सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर। तो उसके करीब तर कौन सा होता है, सैचुरेटेड लिक्विड। So approximating the compressed liquid as saturated liquid at the given temperature, right? So ये again मैं कह रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 3 की आई थिंक सो एग्जाम्पल 3.9 है, जिसमें टेबल बना हो और 4-5 पार्ट सॉल्व करने, तो उसमें एक पार्ट में एग्जैक्ट एज इट इज की हुई हैं चीजें। सो खैर नहीं हो, अप्रोक्सीमेट आपने कर लिया। और आपको पता है जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो प्रेशर टेबल को प्रायोरिटी देते हैं या टेम्परेचर टेबल को, टेम्परेचर टेम्परेचर टेबल को। किसको प्रायोरिटी देते हैं, टेम्परेचर टेबल को, ठीक है। सो आप टेम्परेचर टेबल में गए और ये जिसको ये जो मैं बातें करो नहीं समझ लग रही, तो जो टेबल वाली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.9, उसको जाके सॉल्व करें, ठीक है। जिसमें टेबल बना और 4-5 पार्ट हैं उसके, चैप्टर के एंड पे एग्जांपल है स्लाइड्स के अंदर। सो एनीहाउ जी, V1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू VF एट द रेट 25 डिग्री। वहां पर आपने V1 फाइंड आउट कर लिया। अभी ये जो V1 है ये स्पेसिफिक में क्यूबिक मीटर पर केजी में, जो प्रॉपर वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है। तो प्रॉपर इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, मैथ से मल्टीप्लाई। तो इनिशियली आपको बताया हुआ मैथ उसने कितना जी, 5 kg, ठीक है। सो 5 से उसको मल्टीप्लाई करें, अब आपके पास नॉर्मल वॉल्यूम आ चुका है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा उसका 2 टाइम्स, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था, आधा फील्ड था आधा वैक्यूएटेड था। जब पार्टीशन हटाई पूरे में फैल गया, सो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ जाएगा 0.01 क्यूबिक मीटर। इसमें किसी को कुछ कोई इशू किसी भी सर्टेन पॉइंट के ऊपर जहां पर आप को नहीं समझ लगी, कोई भी इस पे कोई क्वेश्चन हो सकता है मुझे। टोटल नो वॉल्यूम ऑफ सर। द टैंक जो फाइंड आउट। जी हाँ जी, है कोई मसला इसमें? नो सर। फाइनल प्रेशर जी, फाइनल प्रेशर जब आपने फाइंड आउट करना है अब, तो अगेन वही बात है, क्या आपको पता है कि फाइनल स्टेट के ऊपर उसका क्या फेज है? पहले तो आपने पहली स्टेट के ऊपर निकाला है कि वो कॉम्प्रेस्ड लिक्विड था और आपके पास डेटा गिवन ही था, आपने अप्रोक्सीमेशन कर ली। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेट 2। अगेन वही क्वेश्चन राइज होता है कि क्या स्टेट 2 पे आपको पता है कि उसकी कंडीशन वही रही होगी जब वो फैला होगा, जब आपके पास प्रेशर कम हुआ होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, एक्सपेंशन हुई होगी,
तो कोई गारंटी है कि उसका वही फेज रहा होगा? क्या पता उसका फेज चेंज हो चुका हो, फेज बदल चुका हो। तो सही वाले फेज के ऊपर हमें फाइनल प्रेशर निकालना चाहिए ना, क्या ख्याल है भाई? क्वेश्चन समझे जो मैंने पुट इन किया है? सर सेकंड वाले फेज पे फिर दोबारा फेज निकालना पड़ेगा। जी दोबारा दोबारा निकालेंगे। अगेन मैं बार बार आपसे यही सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो इन फ्यूचर जो उसने चीज़ें यूज़ की होती है मैं उसको एक क्वेश्चन की शक्ल देता हूँ, समझ रहे? मैं आपको एक डिबेट उसकी बना के देता हूँ, उसके ऊपर एक डिस्कशन देता हूँ ताकि आपको फील हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, समझे? नहीं तो आपको करवाते जाएं वो तो ना तो आप नाजरा पढ़ रहे हैं ना आप उसको याद करने की पोजीशन में, हम तो चीज़ों को सॉल्व करके अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में। तो हमें दूसरी कंडीशन के ऊपर फेज नहीं पता। अब अगर दूसरी कंडीशन के ऊपर फेज नहीं पता तो क्या आपको दूसरी कंडीशन के ऊपर वैल्यूज पता है कि आप कंपैरिजन कर सकें? क्या पता हमारे पास कंपैरिजन के लिए भी डेटा ना हो। यह है, बताएं आपके पास स्टेट 2 के ऊपर क्या डेटा है? फेज तो आपको नहीं पता कि स्टेट 2 का क्या फेज जी। हाँ जी बताएं ना, सबसे क्वेश्चन है। पर क्यों नहीं कर रहे? अभी तो अटेंडेंस भी लगनी है, बता रहे। यस सर। साथ ही सेट हो गए तो सर बताएं ना वॉल्यूम आपके गिवन है कोई। और मास गिवन है। हाँ? वॉल्यूम और मास। वॉल्यूम और मैथ्स की बने। अरे मैथ्स तो खैर मास यूज नहीं हो, मैथ्स हमारी कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता उतनी खास ना, टेबल में कंपैरिजन मैथ्स से नहीं होता। नो डाउट यू आर राइट कि मैथ्स गिवन है, ओके जी एग्री करते हैं ना, मैथ्स हमारी हेल्प नहीं कर सकता। वॉल्यूम और क्या का है मैथ्स के साथ? वॉल्यूम का है। यस सर V2। ठीक ठीक है। अब टोटल आपने टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया पार्ट ए में, तो आपको पता चल गया कि V2 आपके पास क्या है। तो कम से कम दो प्रॉपर्टीज होंगी तो फिर कंपैरिजन होगा ना, क्या ख्याल है? अगर तो वॉल्यूम अकेला है तो फिर मैं किससे कंपेयर करूंगा चीजें, और किस पे जाके देखूं और किससे कंपेयर करूं? अब मैं आपको दूसरी चीज भी बताता हूँ। अगेन दूसरी चीज अगर आप डेटा में देखें तो आपको प्रेशर और उसने टेम्परेचर बताया हुआ कि कांस्टेंट है। उसने कहा है कि इस तरह से हीट एक्सचेंज हुई है कि वो वापस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ 25 डिग्री। जो उसने पहले 25 बताया हुआ था उसी पे आपके पास वापस आ चुके हैं, ठीक है? तो आपको अगर जो V2 है, अगर आपको V2 वॉल्यूम उसका पता है, ठीक है, तो साथ आपको T2 भी पता है। T2 क्या है जी? 25, ठीक है। सो आप क्या करें कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके टेबल में से वॉल्यूम देखें VF और VG, और देखें कि आपको जो गिवन वॉल्यूम है क्या वो VF VG के दरमियान में कम या ज्यादा। तो आपको गिवन वॉल्यूम कौन सा है? जो पहले आपको वॉल्यूम पार्ट ए में आप निकाल रहे थे उसको आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ गया। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक आया वो क्यूबिक मीटर में है। क्यूबिक मीटर को आप टेबल से कंपेयर नहीं कर सकते, टेबल होता है स्पेसिफिक में। तो अगेन आपने अपनी ज़रूरत के तहत, नज़रिया ज़रूरत के तहत आपने क्या काम किया कि आपने V2 को जानबूझ के स्पेसिफिक में कन्वर्ट किया, उसको मैथ से डिवाइड किया। जानबूझ के क्यों कन्वर्ट किया स्पेसिफिक में? क्योंकि जब टेबल में VF और VG देखेंगे तो यूनिट्स तो सेम होंगे तभी कंपैरिजन होगा ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम का स्पेसिफिक वॉल्यूम से कंपैरिजन बनता है, क्या ख्याल है? यस सर। यस सर। ये आपको पता चला है कि नेचुरल जो वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर, उसको उसने क्यों मैथ से डिवाइड करके क्यों मीटर क्यूबिक मीटर पर केजी में लेके गया? सर क्योंकि टेबल में जो है वो स्पेसिफिक में हमें दिया हुआ है, तो क्योंकि क्योंकि हमने टेबल कंपैरिजन में करना जो है VF और तो VG जो होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ही स्पेसिफिक वॉल्यूम से कंपेयर हो सकता है। अगेन अभी तक जितने भी आपने स्टेप्स देखे हैं उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि व्हाई इज डूइंग ऑल दी स्टफ, ठीक है? ऐसे नहीं है कभी वो क्या कर लेता है कभी वो क्या कर लेता है, तो उसके पीछे वजह है। जब आपको पर्पस क्लियर होगा ना तो फिर आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा है। जब पर्पस क्लियर नहीं होगा आप याद करेंगे तो आप मिक्स करेंगे, और अट्टा हमेशा मिक्स ही होता है, ठीक है? सो इस फेज से आपने बाहर आना, आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी अपनी। सो ओके जी, आपको
आपने VF देखा 25 डिग्री पे जाके, VF देखा, VG देखा, उससे आपने अपने वॉल्यूम को कंपेयर किया तो आपको पता चला। अपने वॉल्यूम से क्या मुराद है कि जो पार्ट ए में आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर मैथ से डिवाइड करके जो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला हुआ है आपने, ठीक है, उससे आपने कंपेयर किया तो आपको पता चला कि जो V2 है, सही है, वो VF और VG के दरमियान में लाई कर रहा है। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर बन गया, ठीक है। VF और VG के दरमियान में वैल्यू आ रही, सो दैट विल बी द सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो जब आपको, अब आपने फाइंड आउट करना था प्रेशर, आपको पता चल गया कि यार सैचुरेटेड टेबल ही देखना है, तो आप T25 डिग्री पे जाएं और प्रेशर देख लें, P2 इज इक्वल टू P सैचुरेटेड एट द रेट 25। 25 डिग्री टेम्परेचर तो आपको पहले ही पता है, फेज ही नहीं पता था ना, फेज अब पता चल चुका है कि सैचुरेटेड टेबल है, तो 25 पे जो प्रेशर होगा वो आपके पास इसका प्रेशर, ठीक है। इस एग्जांपल का और पिछले एग्जांपल का क्या फर्क है? इस एग्जांपल का और पिछले एग्जांपल का ये फर्क है कि पिछली एग्जांपल में आपको स्टेट 1 पता था सैचुरेटेड वेपर और स्टेट 2 पता था स्टीम है। इसमें आपने स्टेट 1 भी खुद से आइडेंटिफाई किया, स्टेट 2 भी खुद से आइडेंटिफाई किया उसका फेज, समझ लगी ना बात? तो ये दोनों एग्जांपल्स एक तरह की आपको पूरी समरी बता रही हैं चैप्टर की कि आपको कभी गिवन भी हो सकता है डेटा और कभी फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। अब अगले पार्ट में क्या है ताकि उसको करके एंड करें, द हीट ट्रांसफर फॉर दिस प्रोसेस। अब आप बताएं कि हीट ट्रांसफर का आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ है या किसी जगह पे आपको कभी कोई हीट नजर आई हो, क्यों कोई किसी फॉर्मूला में सो फॉर टिल नाउ किसी भी जगह पे? हाँ जी, सर नहीं नजर आई। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है? हीट सर चेंज होती है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हीट, मैंने आपको कहा कि हीट आपको कभी नजर आई है किसी भी फॉर्मूला में? आप लोग कह रहे हैं नहीं, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का फॉर्मूला के अंदर हीट नहीं होती? यस सर। होती है सर। ठीक है, तो वो इस्तेमाल करने के लिए है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो ई इन माइनस सी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई, जो कि आपके पास एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अब आपको पता है इन और आउट में कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 है। दैट कुड बी द हीट, दैट कुड बी द वर्क, दैट कुड बी द मास, तीनों भी हो सकते हैं। मास इन मास आउट तो नहीं है, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। अब हीट और वर्क को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वर्क इन और वर्क आउट नहीं हो रहा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक वर्क इन नहीं है, कोई आपने इस दफा कोई स्पेसिफिक उस तरह का कोई हीटर नहीं यूज किया जैसे पिछले आप उसमें देख रहे थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वर्क इन नहीं है, ठीक है। बाउंड्री उसकी मूव नहीं हुई, नो डाउट के आधा हिस्सा पहले फील्ड था फिर पूरा हिस्सा फील्ड हुआ, लेकिन वो सिस्टम विद इन द सिस्टम मूव हुई है, ठीक है, वो वैसे मूव नहीं हुई। ओके जी, सो आपके पास क्या है कि बाउंड्री वर्क जो है ना वो नहीं हुआ। वजह क्या है कि आपके पास ये जो पूरा सिस्टम है, पहले उसका आधा हिस्सा फील्ड था फिर पूरा फील्ड है। आपके ख्याल में ऐसा हुआ है कि वो आधे से पूरे हिस्से में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पूरा सिलेंडर एक सिस्टम है और पूरा सिलेंडर ही एक बाउंड्री है? क्या ख्याल है? तो बाउंड्री के अंदर ही 2 टुकड़े हुए हुए थे, समझे ना? यस सर। बात समझे? कोई बाउंड्री वर्क नहीं है। वजह क्या है कि बाउंड्री आपने क्या कंसीडर की हुई थी? पूरा सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर ही चेंजेस होती नहीं है, बाउंड्री उसकी मूव नहीं हुई। समझ लगी बात? तो मैंने हाईलाइट कर भी दिया। सो इलेक्ट्रिक वर्क इन भी नहीं हुआ, बाउंड्री वर्क भी नहीं हुई, मैस वैसे इन आउट नहीं है। हीट के ऊपर हमारे मुख्तलिफ नजरियात हो सकते हैं कि या तो क्यू इन है या क्यू आउट है, क्योंकि उसने वर्ड यूज किया था हीट इंटरेक्शन का स्टेटमेंट के अंदर ना, कि या तो हीट इन है या हीट आउट है। ये अभी आप ही की तरह मैं भी ऐसे सोचने लग गया कि यार इसमें इन और आउट को उसने स्पेसिफाई नहीं किया, और या इसमें इन हो सकती है या आउट हो सकती है क्योंकि हीट की वो स्टेटमेंट यूज कर रहा है। तो अभी मैंने ले लिया, ओके जी, मैं इसको क्यू इन ले लेता हूँ। ये बाद में प्रूफ भी होगा कि आया कि मैंने जो क्यू इन लिया था जब मैं थोड़ा परेशानी में था, तो आया कि क्यू इन क्यू आउट का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर भी होगा आप लोगों का भी। मैंने क्यू इन लिख लिया, दैट कुड बी रॉन्ग एज वेल, ये हो सकता है गलत हो, क्यू आउट मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, कोई मसला नहीं। सो खैर जी, क्यू इन क्यू आउट में से मैंने एक चीज चूज कर ली यहाँ पे, और बाकी सारे मेरे पास फैक्टर जीरो सारे भी डिस्कस किए।
दूसरी साइड पे किनेटिक और पोटेंशियल भी जीरो है क्योंकि सिस्टम मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, जस्ट डेल्टा यू बचा। और डेल्टा यू आपको पता है, उसको अगर मैं एक्सपैंड करूं स्पेसिफिक के साथ तो मैस इनटू स्पेसिफिक आ जाता है। U2 U1 मुझे पता है। U1 मैंने पहला जब स्टेट फाइंड आउट की थी तो मुझे पता था कि पहली स्टेट कौन सी है, वो कंप्रेस लिक्विड था, डेटा अवेलेबल नहीं था, मैंने अप्रोक्सीमेशन की, वहां से इंटरनल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी। U2 अभी मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक है। U2 को अभी मैंने फाइंड आउट किया, स्टेट फाइंड आउट उसकी की है कि U2 जो सेकंड स्टेट है वो मेरे पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, ठीक है। सो वो मुझे पता चल चुका कि U2 फाइंड आउट अगर मैंने करना है तो सैचुरेटेड टेबल देखना है, लेकिन सैचुरेटेड अगर टेबल देखूंगा तो क्वालिटी का फॉर्मूला यूज करूंगा, अब क्वालिटी नहीं है मेरे पास। क्वालिटी जब नहीं है तो वॉल्यूम वाला डेटा सारा मेरे पास है, वॉल्यूम से मैं क्वालिटी निकालूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास फाइनल वॉल्यूम भी मौजूद है, VF भी मौजूद है, VFG भी मौजूद है, V2 भी मौजूद है, फाइनल ओवरऑल वॉल्यूम। तो क्वालिटी मैं निकालूंगा वहां से। जब मैं क्वालिटी वहां से निकालूंगा तो उसको मैं फिर प्लग इन वापस करूंगा U2 को फाइंड आउट करने के लिए। UFG डेटा में गिवन है, X2 मैंने वॉल्यूम की मदद से निकाली, UFB डेटा में गिवन है, U2 अब आ गया। U2 जब अब आ गया दोबारा फॉर्मूला में वापस डाल दिया इसको, और आपके पास इस तरह जस्ट क्यू इन आपके पास निकल चुका। अब क्यू इन का मुझे कैसे पता चला कि जवाब वाकई ठीक है, सॉरी कन्वेंशन ठीक है, क्यू आउट तो नहीं लेनी थी। तो क्यू इन पॉजिटिव साइन होता था, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द अज्यूम्ड डायरेक्शन इज करेक्ट एंड हीट इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर। अगर मेरे पास Yes, क्यू sir. इन के साथ माइनस साइन आ जाता ना तो वहां से मुझे पता चल जाना था कि ये क्यू इन नहीं है, मुझे इसको क्यू आउट के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। तो ये जब Yes, मैंने sir. कहा था ना कि मैं परेशानी के आलम में हूँ, ये स्टेटमेंट मैंने डेलिबरेटली यूज की ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे जाके डिसीजन होता है। क्यू इन पॉजिटिव के तौर पे होती है, क्यू आउट नेगेटिव के तौर पे होती है। क्यू इन का पॉजिटिव आंसर आना ये इस चीज की गारंटी है कि वो क्यू इन ही थी, ठीक है जी। ये तो आज के लिए इतना ही, इसकी मैं रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली लगा दूंगा। थैंक यू सर। और Yes, sir. साथ साथ जो है ना वो पढ़ा करें, आपको पता ही है कितना खींचना पड़ता है, किधर से किधर जाके चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सर। हाँ, तो जब तक आप उसको रिवाइज नहीं किया करेंगे ना, मैं ये नहीं कि कुछ नहीं कर सकता, यानी कि मैं जितना भी अच्छा पढ़ाऊंगा वो टेम्परेरी होगा, जी सही सर। है। यस सर। ये ना हो कि आपका चैप्टर नंबर 3 वाला हाल हो, क्योंकि अब जितनी चैप्टर 3 में मैंने प्रिपरेशन करवाई है अब साथ में ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि स्कूल तो नहीं है ये, यूनिवर्सिटी, क्या ख्याल है। फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों के चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएं। सो Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह आई होप सो कि वो इम्प्रूव भी हुए हैं काफ़ी, ठीक है। सो अब जी ये सर। खुद से आपने थोड़ा देखना है, जरा वक्त को देखते हुए। अब टेंडेंसी ना वेरी क्विक वे में ले लेता है, वैसे तो मुझे लगता है सारी मौजूद है, लेकिन फिर भी चलें। अब्दुल रहमान मलिक, Yes, sir. ठीक है। अब्दुल साजिद, ठीक है। अब्दुल साजिद है वैसे, उसने हाथ खड़ा सर किया ये है। प्रेजेंट था, इसके माइक हाथ खराब है। खड़ा किया था ठीक। जिसने। वो कह रहा है करम माइक उसने खड़ा किया, ओके जी। एहसन रऊफ, ठीक है जी। बुरहान, यस सर। ठीक है। दानिश, Present, sir. ओके। हाफिज मोहम्मद यासिर, यस सर। अच्छा जी। और यासिर के बाद मलक मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, वो था, उससे Yes, क्वेश्चन sir. पूछा था। जुनैर खालिद, यस सर। आवाज़ें उसकी भी आ रही थी, ओके जी। अम्मार सईद की भी आज आवाज़ आ रही थी, अच्छा जी। फजील अतर, प्रेजेंट। ठीक है जी। है फजील अतर, अच्छा ठीक है जी, ओके जी। रमीज तारिक, यस सर। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान है कि सर आया मीटिंग में था है, ये माइक मीटिंग नहीं में खुला। क्लास में। मीटिंग में आया था, आपको बता के चला गया। नहीं सर, ठीक मीटिंग है। में मौजूद है इस वक्त। रमीज तारिक, यस सर। वो हो गया, ओके जी। रिजवान जावेद, यस सर। सलमान, यस सर। ठीक है जी। मुनीब, प्रेजेंट ठीक है। सर। शवार, यस सर। ठीक है। और सैयद कामरान अली, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी, सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी, यस सर। ठीक है, ठीक है।
अच्छा जी, आपने आज ऑनलाइन मेरे ख्याल से पहली क्लास लिया, तो आपको पता है कि जोश उसमें भी इतना ही था, इसमें भी, तो वो कोई चीजें उस पर फर्क नहीं डालेंगी, बस आपने थोड़ा कोऑपरेट करना है, चीजें रिवाइज करके आया करें, ठीक है। जी सर ओके इंशाल्लाह। तो आई सर। होप सो कि कोई इशू वगैरह तो नहीं था, कोई Yes, sir. साउंड का, कोई नो एनर्जी का, सर। कोई किसी No, चीज से, sir. सारे ऑल ही प्रेजेंट है, तो किसकी डबल लगवानी किसी की। ओके कासिम। नो सर ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। ओके कासिम। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।